हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे पिनाकल क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसका नाम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसको समझेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत मतलब ध्यान रखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो टॉपिक का हेडलाइन लगाते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या है ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्लड का, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना क्या होता है? अक्सर आप लोग देखे होंगे कि मान लो किसी प्रकार के चोट लग गया या इंजरी हो गया या किसी तरह उंगलियों में कट लग गया, तो ब्लड क्या कंटिन्यू बहते रहता है? नहीं, कुछ देर के बाद क्या होता है कि वो रुक जाता है, जम जाता है। जनरली 3 से 4 मिनट लगता है, उसके बाद क्या होता है वहाँ पे ब्लड जम जाता है। तो ये कैसे ब्लड जमता है और ये क्यों होता है, इसको जानेंगे। तो ये रक्त का थक्का जमना जनरली क्या होता है कि ये हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब बचाव का एक तरीका है। अगर मान लो ऐसा रक्त का थक्का नहीं जमे तो ब्लड क्या हो, कंटिन्यू फ्लो होते जाएगा और इवेंटली क्या होता है बॉडी का सारा ब्लड लॉस हो जाएगा और जान भी जा सकती है। तो ये बॉडी का क्या है, एक्सेस ब्लड लॉस नहीं हो तो उसको रोकने का एक नेचुरल तरीका है। आप कुछ नहीं भी कीजिएगा, कोई दवाई डिटॉल वगैरह, तो भी वो अपने आप होगा। तो ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारे बॉडी का क्या है, एक्सेस ब्लड लॉस को रोकने का एक प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है। ठीक, तो ये क्या होता है, एक्सेस हमारे बॉडी से हमारे बॉडी से एक्सेस ब्लड के लॉस को, एक्सेस ब्लड के लॉस को प्रिवेंट या बचाने का, प्रिवेंट करने का एक मैकेनिज्म है, ये प्रक्रिया है, एक मैकेनिज्म है। ठीक, अब ये जाने ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। तो चलो प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डायरेक्टली नहीं होता है कि ऐसे हुआ बस शुरू हो गया ना। कोगुलेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, दरअसल क्या होता है कि जैसे ही कोई इंजरी हो गया, मान लेते कोई इंजरी हो गया, इंजरी मतलब या कट लग गया। ठीक, अब कट क्या लग जाएगा तो ये क्या करेगा, तुरंत हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं प्लाज्मा में, हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए थे जब ब्लड पढ़ा रहे थे, ब्लड में हमारे क्या होता है प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है कि प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, ये सारी चीज़ें। तो प्लेटलेट्स, ये इंजरी हो गया तो ये क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स क्या करेगा, एक्टिव करेगा एक चीज़ों को जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या करेगा, ये जैसे ही इंजरी हुआ प्लेटलेट्स को, ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स तुरंत इसको जाएगा, भाई उठ कट लग गया है तो ये क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन को जाएगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर एक्ट करेगा, जिसको नाम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये एक्टिव करेगा थ्रोम्बोकाइनेज, ये एक प्रकार के एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन बाइंड होता है, ये कैल्शियम आयन के हेल्प से थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव करता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, एक्ट करता है किस पे, प्रोथ्रोम्बिन पे। प्रोथ्रोम्बिन ये कार्य करेगा प्रोथ्रोम्बिन पे। प्रोथ्रोम्बिन पे जब थ्रोम्बोकाइनेज कार्य करेगा तो ये बना देगा क्या, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन बना देगा। ये थ्रोम्बिन एक प्रकार के प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। याद करो जब प्लाज्मा पढ़ाए थे तो उसमें 3 प्रकार के प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, और वहाँ पे ये बोले थे कि ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन पे एक्ट करेगा और इसका बना देगा फाइब्रिन। फाइब्रिन ही है जो ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। फाइब्रिन क्या है, एक प्रकार का जाल है। जैसे समझ लो कि कोई नाली है, तुम क्या करते हो, एक महीने वाला जाल वहाँ डाल देते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, प्लास्टिक फंसेगा और जाम लग जाएगा, उसके बाद पानी बहना बंद। तो ये फाइब्रिन क्या करता है, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करता है, जितना भी डैमेज RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह सब जाके फंस जाएगा। ये जाल जैसे कि ये बता दें हम, ये डायग्राम यहाँ बनाए तो ये इस प्रकार के जाल है। अब RBC, WBC सब बंद यहाँ जाके फंस गया तो अब क्या होगा, ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये फाइब्रिन क्या है, यहाँ पे लिख दे अगर, ये नेटवर्क है, ये जाल का नेटवर्क है, जाल
यह एक प्रकार के जाल नुमा संरचना है और यही फिर बनाता है जिसको बोलते हैं कोगुलम या इसका दूसरा नाम है क्लॉट या इसी को बोलते हैं थक्का, ब्लड का, रक्त का थक्का, जिसको रक्त का थक्का। अब क्या होगा, ये हो जाएगा तो ब्लड जो है ना फ्लो नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है। अब क्या है कि इनमें से कुछ चीज़ें जनरली बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि इंजरी होगा तो प्लेटलेट्स सबसे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये क्या है, एक प्रकार के फार्म एलिमेंट है जिसे रक्त का अणु बोलते हैं या कर्पसल्स बोलते हैं। ये प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन पे कार्य करता है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज ये दोनों एंजाइम है। और थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये यहाँ से लिख रहेगा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, इसको एंजाइम बना देगा और ये फिर फाइब्रिनोजन पे कार्य करेगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना देगा और यही फाइब्रिन जाल स्ट्रक्चर से ये पूरा जो है ना वहाँ पे क्लॉट या कोगुलम एकदम लाल भूरा कलर का बाद में सूख के ठोस बन जाता है ना। जिससे क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे वो सूख जाएगा तो वो बाद में झड़ जाता है, उखड़ जाता है और हमारे जख्म में जहाँ कटा हो वो ठीक हो जाता है। ठीक, अब इनमें से कुछ चीज़ें समरी देखेंगे कि क्या क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कौन कौन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कौन कौन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इस पर क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं वो बताते हैं आप लोगों को, कि जैसे कि आपको एग्जाम देंगे और उसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। तो बोले कौन कौन ब्लड क्लॉटिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना। ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो सबसे पहले बोले एक प्रकार का रक्ताणु जिसको फॉर्म एलिमेंट बोलेंगे, फॉर्म एलिमेंट जिसको रक्ताणु भी बोलते हैं। फॉर्म एलिमेंट में कौन से फॉर्म एलिमेंट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो वो है प्लेटलेट्स। याद करो सबसे पहले प्लेटलेट से ही क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव करता है। प्लेटलेट्स फॉर्म एलिमेंट हो गया प्लेटलेट्स। अब बोलोगे कि प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन दो प्रकार के प्रोटीन है इसमें, एक थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दो प्रोटीन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, फाइब्रिनोजन। अब लोग मेटल है ना, मेटल कौन कौन से होते हैं, मेटल तो इसमें कैल्शियम मेटल जो होता है ना, कैल्शियम ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिव करने में एंजाइम। और एक विटामिन्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, विटामिन जिसका नाम है विटामिन के, ये विटामिन बड़ी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं, तो विटामिन के। मन में क्वेश्चन आता होगा कि जब प्लेटलेट्स और प्रोथ्रोम्बिन ये सभी चीज ब्लड में प्रेजेंट है तो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं क्लॉट हो जाता है या जमता है। तो दरअसल होता है क्या, हमारे बॉडी के अंदर में जो होता है एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट जिसका नाम है हेपेरिन। ये हेपेरिन क्या होता है, ये इतना इफेक्टिव होता है कि इन सब को ये इनएक्टिव रखता है। जब ये रहेगा तो ये सारे के सारे इनएक्टिव रहेगा। तो ये हेपेरिन के वजह से क्या होता है कि ब्लड जमता नहीं है, वो कंटिन्यू फ्लो करते रहता है। जैसे ही कट लगता है, जैसे ही कट लग जाए किसी तरह या इंजरी हो जाए तो हेपेरिन एयर के कांटेक्ट में, हेपेरिन क्या आ जाएगा, एयर कांटेक्ट में आ जाएगा। हेपेरिन एयर कांटेक्ट में आ जाता है। एयर कांटेक्ट में हेपेरिन क्या होता है, अनएफेक्टेड हो जाता है, अनएफेक्टेड। हेपेरिन यहाँ क्या आ जाएगा, अनएफेक्टेड, हेपेरिन अनएफेक्टेड। जिसके बाद क्या होता है कि ये कोई अपना फंक्शन नहीं कर पाता। ये जैसे ही अनएफेक्टेड होगा तो ये सभी के सभी क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं और जिसके बाद ये सारा प्रोसेस जो होता है ब्लड क्लॉटिंग का वो करता है। अब एक क्या है, बहुत रेयर डिजीज है जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या होता है हीमोफीलिया डिजीज अगर किसी आदमी को है, हीमोफीलिया बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं कॉमनली पाता है। हीमोफीलिया डिजीज किसी को है तो इसमें क्या होता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर इसमें एब्सेंट होते हैं, है ना। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होने 8-9 जनरली होता है क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट। तो क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। उसका थोड़ा सा भी अगर कट लग जाए तो उसमें कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगा। हीमोफीलिया में क्या होता है,
क्लॉटिंग फैक्टर गायब होता है, जिससे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, कट पर अगर मान लो कट लग जाए तो क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, लगातार ब्लड जाते रहे, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। अब कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगा तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगा तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है और डेथ भी हो सकता है, इवन डेथ हो सकता है कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की वजह। ये डिजीज जो है इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उसके फैमिली में ये आनुवंशिक रूप से पाया गया था, तो इसलिए इसे रॉयल डिजीज बोला था, क्योंकि उसे रॉयल फैमिली बोला जाता है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज बोला था। ये डिजीज जो है, डिजीज कहा था इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी में आनुवांशिक रूप से था, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक मतलब उसके पीढ़ी प्रजेंट थे, इसलिए इसे है ना, इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल डिजीज किसे बोला जाता है, हीमोफीलिया। नाम याद रखना, हीमोफीलिया अगर हो जाता है तो कहता है कट लगे तो उसमें कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगा, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग की वजह से उसका ब्लड रुकेगा ही नहीं, जान भी जा सकती है। यह डिजीज इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उसके फैमिली आनुवंशिक रूप से ट्रांसफर होता था, दादा से फिर उसके बेटे में, फिर उससे, मतलब इस तरह सभी पीढ़ी उसमें आ रहा था, क्योंकि वो रॉयल फैमिली था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। आप लोग इस सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा और इसको, ये टॉपिक आज यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक।